आज हम जो टॉपिक करेंगे वो लीगल रीजनिंग का टॉपिक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जितने भी हम पिछले क्लैट के पेपर देखेंगे, चाहे क्लैट 2020 का पेपर हो, क्लैट 2021 का पेपर हो, क्लैट 2022 का पेपर हो, हर पेपर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सवाल आया ही आया है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको जो जितने भी सेक्शंस हैं उसमें से कुछ ही सेक्शंस हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, और उन एग्जामिनर्स जो भी सवाल आ रहे हैं उनको हम अच्छे से अगर समझ लें पहले ही, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से डील कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करने से पहले उसकी जो एग्रीमेंट, तो कंसिडरेशन या फिर जो मेन मेन टर्म्स हैं उनको जानने से पहले हम एक बार एक बैकअप में ये जान लेते हैं कि हमारा जो लीगल एप्टीट्यूड का है वो सिलेबस होने वाला क्या है। तो लीगल एप्टीट्यूड में एग्जामिनर हमको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम, ये तीन सब्जेक्ट को मेजरली टेस्ट करेगा। अब हमें पता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जब टोर्ट्स को पढ़ा था, तो टोर्ट्स कोडिफाइड लॉ नहीं है, यानी कि कोई उसमें कुछ सेक्शंस नहीं है, सिर्फ जो केस लॉ है उसके बेसिस पे हम लोग उसको आगे पढ़ रहे हैं और कुछ रूल्स हैं जिसको हम मान रहे हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोडिफाइड लॉ है। कोडिफाइड लॉ का मतलब कि एक ईयर था जिस दिन हमने ये सारे के सारे सेक्शंस, जो स्टैट्यूटरी बॉडी ने इसको बना दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने 1872 में कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दे दी कि ये डेफिनेशंस तुमको पता होनी चाहिए, तब इसको यूज करके आपको आगे का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, उसमें जो मेन मेन सेक्शंस हैं और उनकी जो टर्म्स हैं जो हमें यूज करनी है उनको अच्छे से समझेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला अपने को ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट के लॉज हैं वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। अपने को कोई भी चीज याद नहीं करनी कि ये कौन से ईयर में है, कब आया। क्लैट में अपने से वो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लैट में एग्जामिनर अपने से क्या पूछेगा कि आपको वो लॉ देगा पैसेज का, उस पैसेज में जो कंसेप्ट है उसको समझ के अपने को सवाल करना है, ना कि वो अपने से ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये कौन से ईयर में आया, इसके टोटल कितने सेक्शन हैं, सेक्शन 25 में क्या लिखा है, 30 में क्या लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो लेकिन अगर पैसेज में कुछ टर्म्स दी हुई हैं और लेकिन उनका मीनिंग अपने को नहीं पता, तो अपने को दिक्कत हो गई। तो अपने अभी क्या करेंगे, जो जो मेन टर्म्स पैसेज में यूज होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट के पैसेज में, उसको अपने अभी समझ लेते हैं, ताकि जब अपने उसको पैसेज के वे में पढ़ेंगे वो टर्म आ रही है तो वो अपने को पहले से ही पता हो। तो पहले अपने आते हैं पहली टर्म पे जो है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A क्या बताता है? प्रपोजल। अब देखो प्रपोजल है क्या, पहले अपने इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं और साथ में इसको समझ भी लेते हैं। पहले अपने इसको रीड करते हैं। सेक्शन 2A क्या बोलता है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। एक तो क्या चीज होगी कि कोई एक आदमी, कोई भी एक आदमी विलिंगनेस शो कर रहा है कि भाई मैं कोई काम करना चाहता हूं, या फिर वो मैं चाहता हूं कि ये काम तुम मत करो, or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other to such act or abstinence, he is said to make proposal। तो उसको प्रपोजल बोल देंगे। सिंपल भाषा में समझे, मान लो ये पेन है, ये आपके पास है, और मैंने बोला क्या ये पेन मुझे बेच दोगे 20 रुपए का, तो मैंने क्या कर दिया, प्रपोजल कर दिया। आया समझ में? अगर मान लो आपके पास एक घड़ी है टाइटन की, मैंने बोला क्या ये घड़ी आप मेरे को टाइटन की 1500 रुपए की बेच दोगे, तो मैंने या तो ऑफर रखा है या प्रपोजल रखा है, दोनों सेम ही चीजें हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफर अलग है प्रपोजल अलग है, दोनों सेम चीजें हैं। कोई भी आदमी अगर ऑफर रख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपने सेक्शन 2A में प्रपोजल या फिर ऑफर समझ लेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, पहली टर्म बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि सुबह मैंने बोला कि दुकानदार को, भैया ये लेज का पैकेट क्या आप मेरे को 8 रुपए का बेच दोगे, वैसे तो MRP 10 रुपए का है, क्या 8 रुपए का बेच दोगे? मैंने क्या रखा है, प्रपोजल रखा है। चलें नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या बोलती है, 2B एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या होगा इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हो गया हो। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, अगर वो हाँ बोल रहा है कि हाँ सर मैं ये चीज देने को तैयार हूं, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अपने को ये नहीं समझना कि जैसे एक्सेप्टेंस हुई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, प्रोमिस। वो क्या बनेगा, प्रोमिस। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा।
अब सब पूछोगे सर प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? मैंने बोला क्या ये पेन आप मेरे को 10 रुपए का दे दोगे, और मैंने कहा हाँ मैं 10 रुपए का दे दूंगा, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है अभी, उसके लिए अपने आगे चलते हैं, कि अपने को समझ में आएगा कि क्यों इसको अपने ने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। अब क्या दे रखा है? पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो भी आदमी, जैसे मैंने बोला था ना कि क्या मेरे को 10 रुपए का पेन दे दोगे, तो मैं कौन हो गया? प्रोमिसर। मैं कौन हो गया? प्रोमिसर। और सामने वाला जिससे मैंने पूछा है क्या आप अपना पेन दे दोगे, वो कौन हो गया? प्रोमिसी। सामने वाला कौन हो गया? प्रोमिसी। मैंने बोला पेन दे दोगे, प्रोमिसर। सामने वाला बोला हाँ मैं पेन दे दूंगा, वो कौन हो गया? प्रोमिसी। इनमें कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है? चलें आगे, चलो। अब अपने आते हैं एग्रीमेंट पे, कि अपने किस चीज को अपने बोलेंगे? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को समझने के लिए ना अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज नहीं है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीजें हैं। अब उनमें क्या फर्क है उसको अपने समझते हैं। पहले तो अपने को यह ध्यान होना चाहिए, कोई इरेज कर देते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना आए। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है ना, देखो एक सिंपल सा बेसिक फर्क है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो इनफोर्स, और कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक चीज का ही फर्क है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैंने बोला क्या तुम राम का मर्डर कर दोगे, और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। उस सामने वाले ने बोला हाँ सर मैं राम का मर्डर करने को तैयार हूँ, आप मुझे 10 लाख रुपए दो। वो राम का मर्डर कराया और मेरे को कह रहा कि सर लाओ 10 लाख रुपए दो, आपने बोला था ना कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दोगे। तो ये चीज क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये चीज एग्रीमेंट तो है पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे प्रोमिसर था, प्रोमिस ही था, और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी कर लिया, पर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे अभी भी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होना चाहिए? एग्रीमेंट प्लस लॉफुल कंसिडरेशन। अभी कंसिडरेशन में अपने आएंगे। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं ना, वो लॉ की नजर में गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो लॉ की नजर में गलत है तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। मैंने बोला सर क्या आप मेरे को ये पेन 1 करोड़ रुपए का बेच दोगे, तो पेन खरीदना तो कोई इलीगल चीज नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो एग्रीमेंट। लेकिन मैंने बोला सर कि आप मुझे क्या बोलते हैं ये जो ड्रग्स है ये मुझे 1 करोड़ की बेच दोगे, ड्रग्स बेचना इलीगल है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो अपने को समझ में आ गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? कॉन्ट्रैक्ट वो टर्म्स हैं या वो चीजें हैं जो लॉफुल कंसिडरेशन के साथ हैं। अभी कंसिडरेशन में अपने आएंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि कंसिडरेशन भी क्या है। एग्रीमेंट में अपने ने पढ़ा एवरी प्रोमिसर एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? एग्रीमेंट। बस इसको ध्यान रखना, ज्यादा अपने को उलझना ही नहीं है। एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कभी भी अपने को ये देखना ही नहीं है कि वो चीज लॉफुल है, अनलॉफुल है या क्या है। अपने को ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर कि सर ये पेन 20 का दे दो, सामने वाले ने बोला ये लो 20 का ले लो, एक्सेप्टेंस खत्म बात। ठीक है, चलो आगे। 2H पूरा का पूरा लो 2H पे टिका है, अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बस ये टर्म को ध्यान से समझ गए तो खेल खत्म। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, लॉ इन्फोर्सर है, लॉ ने टिक कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म बात। मैंने बोला कि सर आप ऐसे करो, क्लैट का पेपर है, मैं आपको देता हूँ 50,000 रुपए, आप ये पेपर है ना कॉलेज से जो क्या बोलते हैं लीक करवा के मेरे को दे दो। मैंने वो लीक करवा के दे दिया। मैंने बोला सर मैं आपको दे दूंगा लीक करवा के, और कॉलेज में मेरी जानकारी है, और आप मेरे को 50,000 रुपए दे देना। एग्रीमेंट तो हुआ, पर क्या लॉफुल कंसिडरेशन है? क्या पेपर हमने लीक करवा सकते हैं? करवा ही नहीं सकते। तो वो चीज क्या हो गई? एग्रीमेंट हुई या कॉन्ट्रैक्ट हो गई? वो सिर्फ एग्रीमेंट है, पर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल अपने बेसिक से चल रहे हैं कि कोई भी एक लेमैन इसको समझ सके तो अपने को दिक्कत ना आए। चलें आगे, चलो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे अभी अपने नहीं जाएंगे, अभी अपने पढ़ेंगे कंसिडरेशन क्या होता है। पहले अपने एक चीज वो करते हैं इसमें, ये चीज बच्चों को बहुत डाउट रहता है, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? आप ये सोचो क्या सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं? इसको अपने ऐसे समझते हैं कि एक डायग्राम बनाता हूं मैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा।
ये ध्यान रखना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब क्या है, एग्रीमेंट है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब क्या है, एग्रीमेंट है। पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना वो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट की तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ही। पर ऐसा हो सकता है कुछ एग्रीमेंट तो है लेकिन वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। क्लियर? चलें मूव करें नेक्स्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा चीज है, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। बस इसको थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी है एक बार शुरू में, फिर अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब अपने इसको पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशंस, एन एग्रीमेंट कैन बी an agreement can be social obligation or legal obligation. An agreement giving rise to social obligation is not a contract, not covered under Indian Contract Act. जिसमें हमने ये कर रहे हैं ना कि हमें, जैसे मैंने बोला, सपोज करो कि सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में कि हमें ना गरीबी दूर करनी चाहिए, मैं ट्राई करूंगा गरीबी दूर करने की, वो सब एग्रीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन उसकी लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन इज द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कि मैं 6 महीने में क्लैट का कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा और बदले में ये फीस है। तो इसमें अगर मैं मुकर गया ना, मैं 2 दिन आया ऑनलाइन पढ़ाया, तीसरे दिन कहा मैं तो भाई स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ घूमने, तो यहाँ पे मैं केस हो जाएगा मेरे पे और मेरे को सारी फीस भी लौटानी पड़ेगी और जेल तो अपने क्राइम में जाते हैं, लेकिन अगर मैं वो नहीं चुका पाया तो मेरे को पनिशमेंट भी मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन्स टुगेदर टू गो टू सिनेमा, कि सिनेमा चलेंगे, और फॉर ए वॉक और फॉर ए डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे मैंने बोला कि अपने यहाँ शाम को आज इवनिंग में लंच मैं तुम्हें करवा दूंगा, या फिर शाम को ताज होटल में मैं खाना खिलवा दूंगा तुम्हें, तो ये चीजें क्या है, लीगली ऑब्लिगाइज नहीं है। इसमें अपने केस नहीं कर सकते कि सामने वाला तो पहुंच गया, वो कह रहा है मैं इंतजार करता रहा तुम आई नहीं और मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने पढ़ ही लिया है। अब अपने पढ़ लेते हैं डिफरेंस क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो बिल्कुल आसान है, अपने ने पढ़ लिया। अब इसको एक बार टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। When proposal is accepted, इसको मैं एक मिनट मिटा देता हूं। When proposal is accepted by the person to whom it is made, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर कंसिडरेशन क्या है, ये बार बार यूज हो रहा है। कंसिडरेशन कुछ नहीं है, सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइंड है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि कंसिडरेशन क्या है। मान लो मैंने बोला कि ये पेन मैं आपको 20 रुपए के लिए बेचने को तैयार हूं, तो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मुझे बदले में क्या मिल रहा है, 20 रुपए। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगा, 20 रुपए। आप 20 रुपए दे रहे हो, आपको बदले में क्या मिल रहा है, पेन, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, पेन। आया समझ में? जैसे मान लो अभी आप क्लैट को पढ़ने के लिए मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, फीस। और आप किस लिए मुझे वो फीस दे रहे हो, कोचिंग के लिए, उस सर्विस के लिए, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, वो कोचिंग या वो क्लासेस। हमेशा कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं और तुम जो दाऊद है उसका मर्डर कर दो। अब ये चीज क्या है, इसमें 1 करोड़ रुपए देना तो कोई गलत नहीं है, पर मैं किसी को मर्डर करने के लिए दे रहा हूं ना, तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सेक्शन 2D अपने को बोलता है। एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में होगा एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं हो पाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ठीक है। सेक्शन 2E में एग्रीमेंट डिफाइंड है, याद नहीं करना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है, नहीं करना, पैसेज में दिया ही होगा। राइटिंग में कोई जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। अगर तुम गोलगप्पे भी खाने जा रहे हो ना, उसको बोल रहे हो कि भैया 20 रुपए के गोलगप्पे खिला दे, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट वो भी वैलिड है, चाहे वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। कंसिडरेशन भी कभी ये नहीं समझना कि छोटी सा थोड़ी सी कंसिडरेशन है क्या वो वैलिड है या नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, वो जो राजा है जोधपुर के, उनसे वो उनको 1 रुपए के किराए पे दे रखी थी। अब तुम सोचोगे सर इतनी बड़ी बिल्डिंग 1 रुपए पे दे रखी है, तो वैलिड है वो भी कंसिडरेशन। उनको लग रहा है ठीक है कि भाई हमें हमारा मान सम्मान ही बहुत है, हम 1 रुपए ही लेंगे सरकार से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं ये पूरा का पूरा सेटअप जो है 10 रुपए में बेच रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। हाँ कुछ फ्री कंसेंट जरूर होनी चाहिए। कोई अगर मेरे को फोर्स करके बेचवा रहा है कि अगर सर आप नहीं बेचोगे तो हम किडनैप कर लेंगे आपके छोटे भाई को, ऐसा, तब वो वैलिड नहीं है। चलें आगे। चलो लीगल ऑब्लिगेशन हो गया,
स्कोप हो गया। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब अपने पढ़ेंगे कि क्या क्या इंसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए। अगर ये इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं, अपने को सेक्शन याद नहीं करना, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अंडर सेक्शन 10 एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे? कुछ तो टर्म्स होनी चाहिए ना। जैसे मैंने बोला कि मैं 6 महीने का कोर्स लूंगा, या मैंने बोला 4 महीने का लूंगा, तुम्हें फीस इंस्टॉलमेंट में देनी है या वन टाइम देनी है, ऐसा मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया। तो वो चीज क्या होगी? एग्रीमेंट, वो पक्का होनी चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी का दबाव है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे अपने आगे पढ़ेंगे, कोर्जियन हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शन हैं जहां पे कर सकता है, जैसे अपने मोरी बीबी का केस पढ़ेंगे, उस पर हमने जानेंगे कि कब माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे। लीगल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। जैसे मान लो पेन बेचना, खरीदना, कोचिंग पढ़ाना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे गैम्बलिंग की कोचिंग देने लग जाऊं, ठीक है, या हैकिंग कैसे करनी है, एथिकल हैकिंग तो फिर भी अलाउड है, पर ऐसे कि बैंक की लूट दो, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड का मीनिंग जीरो है, हमेशा ध्यान रखना, वॉइड मतलब जीरो, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो है। जैसे मान लो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मैंने बोला तुम किसी माइनर को किडनैप कर लो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, या फिर किसी माइनर से शादी कर लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नोट गिवन अंडर सेक्शन 10, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कम से कम 2 होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये भी होना चाहिए। और जैसे मैं मजाक में कर रहा हूं, मैंने बोला कि यार ये जो बिल्डिंग है ना, ये तुमको देता हूं, चलो, ठीक है, अभी मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जैसे मान लो कई कॉन्ट्रैक्ट है ना जो रिटर्न फॉर्म में होंगे, और उनके लिए जरूरी है कि वो रिटर्न फॉर्म में होंगे, तो उनको रिटर्न फॉर्म में ही करना है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला कि सर मुझे है ना तेल चाहिए, और कितना तेल चाहिए? बहुत सारा तेल चाहिए, मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा है एग्रीमेंट का, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे वो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी हो। मैं कोई ऐसे इम्पॉसिबल बोल रहा हूं तो वो सब क्या है? वॉइड है। चले नेक्स्ट पे अपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। टू पार्टीज, एक पार्टी कैसे कॉन्टेक्ट करेगी? कर ही नहीं सकती। जैसे एक ए होगा, अकेला ए कैसे कॉन्टेक्ट कर लेगा? बी तो होगा ना। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, पर मिनिमम एक कर ही नहीं सकता, मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, आगे है ऑफर। देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी, ऑफर और प्रपोजल होगा ही। ऑफर और प्रपोजल के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? फिर सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा। एक चीज और तुम्हें बता दूं, अगर मैंने बोला कि ये पेन मैं 20 रुपए का खरीदना चाहता हूं, और सामने वाले ने बोला सर मैं 25 को बेचने का तैयार हूं, तो वो क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, काउंटर ऑफर कर रहा है। और जब वो काउंटर ऑफर कर रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, मना भी कर सकता हूँ। मैंने बोला चलो 25 में बेच दे, अब मैं उसका काउंटर ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब वो नहीं कर सकता, नहीं नहीं सर मैं तो 30 का बेचूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार काउंटर ऑफर कर दिया और आपने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, अब वो बाउंड हो गया है, अब उसको वो चीज देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला मैं ये पेन 20 का लेना चाहता हूँ, उसने बोला मैं 25 का, मैंने बोला चलो 23 का कर दो, उसने बोला चलो सर 23 का दिया, तो ये चीज प्रॉपर है। आगे चलते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन अपने को क्लियर हो गया। अब अपने पढ़ेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट भी अपने को हो गया क्लियर। कंपिटेंट पार्टीज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आ गए जो कर ही नहीं सकते, तो फिर अपने उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना, चाहे बाकी सब टर्म्स सही रहें। तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्सन टू बिकम कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली ये है कि वो 18 प्लस होना चाहिए, 17 साल का बच्चा नहीं आएगा। पहला क्या होना चाहिए? 18 प्लस होना चाहिए। दूसरा क्या है? साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अब पागल आदमी कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, वो तो कंसेंट दे नहीं सकता अपनी। तीसरा, सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जेल में हो या फिर इंसॉल्वेंट हो जो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कॉन्टेक्ट कर नहीं सकता। क्लियर है ये चीजें? चलो, फ्री कंसेंट क्या है? अब फ्री कंसेंट को समझना है ना, तो एकदम बेसिक सी चीज समझते हैं, फिर इन पे आएंगे। जैसे कि मेरी कोचिंग है और मैंने कोचिंग की अपनी फीस रख रखी है, मान लो 1 करोड़ रुपए, समझ लेते हैं कि मेरे या 100 रुपए मान लेते हैं, समझ के आसानी से। अब कोई एक आदमी आया और मेरे को कुछ ब्लैकमेल कर रहा है या फोर्स कर रहा है, और कह रहा है सर नहीं आप इसको 10 रुपए में बेचो।
और मैं उसके डर के मारे मैंने उसको 10 रुपए का एग्रीमेंट साइन भी कर लिया, तो मैं बाद में चाहूं तो मुकर सकता हूं कि भाई मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम मेरे को इन्होंने क्या किया है, फोर्स यूज करके या कुछ डरा धमका के वो चीज कम में करवा ली, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब अपने आगे पढ़ेंगे ना, तो कोर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनमें से इस पेपर बनेगा अपना। यही सेक्शन है जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, और सबसे ज्यादा टाइम अपने इन्हीं पे लगाएंगे, इन्हीं सेक्शन पे, ताकि क्योंकि क्वेश्चन भी इन पे ही बनना है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है ना लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें है ना नेकलेस दिलवा दूंगा अगले जन्मदिन पे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन मेंटेन करने की। तो पत्नी केस नहीं कर सकती कि पिछले जन्मदिन पे आपने बोला था अगले जन्मदिन में दिला देंगे और आप दिला नहीं रहे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इसमें वैलिड नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ए बोल रहा है कि मैं बारिश से मैजिक कर दूंगा, मैजिक करूंगा, बारिश हो जाएगी और तुम मुझे 50,000 रुपए दे देना, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ये चीज वैलिड ही नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज, जहां पे रजिस्ट्रेशन राइटिंग और जरूरी है वहां पे हम इनको करवाएंगे, बाकी वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं अपने को कोई सेक्शन याद नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है ताकि अपने उनको पैसेज में यूज कर पाए। ठीक है, अभी भी एक बार आपको नोट्स का देखना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो अपने आगे मूव करते हैं। इसके बाद अपने क्या सीखेंगे, सेक्शन 2A जो ऑफर के बारे में बता रहा है। ऑफर कितने टाइप्स के हैं अभी अपने वो जान लेते हैं। पहला होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर को इतना समझना है कि जो सभी के लिए है। मैंने बोला कि मैं ये पेन 50,000 रुपए का बेचने को तैयार हूं, कोई भी आके एक्सेप्टेंस कर सकता है उसकी, चाहे मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं, तो वो हो गया जनरल ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर ज्यादातर क्या होते हैं, होल वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया में से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर होता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे मैंने बोला कि प्रेम जी आप क्या ये पेन 50 रुपए का खरीद लोगे, अब सामने वाला दूसरा बोल रहा है मैं खरीदने को तैयार हूं, पर उसके लिए है ही नहीं, भाई प्रेम जी दोस्त है उनको बोल रहे हैं अपने कि सर आप ये खरीद लोगे 50 का, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, उसी पर्टिकुलर आदमी के लिए है, और कोई एक्सेप्टेंस दे भी रहना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये घर है ना वैसे तो 1 करोड़ का है, पर अगर आप लोगे ना आपको 50 लाख में दिया, दूसरा आदमी आ गया सर मेरे को 60 में दे दो, नहीं मैं मुकर जाऊंगा। स्पेसिफिक ऑफर कौन से ऑफर होंगे, इट इज एन ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उनके लिए है ये, बाकियों के लिए नहीं है। जैसे मान लो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैंने ये बोल दिया अगर आप नासा के ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आपके लिए 50% डिस्काउंट है, बाहर वालों को मैं लेके जाऊंगा तो उनसे मैं उतने ही लूंगा पैसे, तो स्पेसिफिक ऑफर उन बच्चों को दे दिया अपन ने। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर और काउंटर ऑफर हमने कर ही लिया। अब एक्सप्रेस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर में क्या फर्क है, जब मैंने ना स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है, विद वर्ड्स या फिर विद माई जैसे मान लो बोल के कि ये चीज आप ऐसा कर दोगे तो वो एक्सप्रेस ऑफर है। एक बार पढ़ लेते हैं, इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स। देखो ये वाली लाइन को अंडरलाइन करना है अपन ने, ऐसे ऑफर जो कि अपने शब्दों से बोल रहे हैं, चाहे ओरल हो और चाहे रिटर्न हो, तो वो कौन से ऑफर हो गए, एक्सप्रेस ऑफर। ऐसे ऑफर जो अपने शब्दों से बोल रहे हैं, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, तो वो कौन से हो गए, एक्सप्रेस। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट या जेस्चर से हो रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम गोलगप्पे खाने के लिए गए और तुमने प्लेट उठा ली, अब वहां पे उसने लिख रखा है कि 20 के 5 हैं, अब वो गोलगप्पे डालने लग गया उसमें, और बाद में कहोगा कि हमने तो बोला ही नहीं भैया गोलगप्पे खाने के लिए। भाई तुम प्लेट आगे कर रहे हो, उसने आगे डाल दिए, तो एक्सप्रेस ऑफर है ऑटोमेटिकली। उसने भी ऐसा नहीं है कि सर आपने कब एक्सेप्टेंस कर दी, तुमने करना, प्लेट उठाई है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 20 के 5 वो दे रहा है, तो वो एक्सप्रेस ऑफर है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला 20 का, सामने वाले ने बोला, यानी क्रॉस में हम उससे झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में अपने मेंशन कर देंगे कि भाई आपके पास 3 दिन का टाइम है, आपको ये लेना है तो बता दो, नहीं तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन होगा। जैसे कि मैंने बोला कि देखो मैं बाइक है ना आपको बेच दूंगा, पर 3 दिन में मेरे को बता देना, 20 से आगे खरीदनी है तो ले जाना, नहीं तो फिर मैं आपको खत्म कर रहा हूँ ऑफर, किसी और को मैं जितने का बेचूं उतने का बेचूंगा। हाँ 3 दिन तक मैं किसी और को नहीं बेचूंगा, स्टैंडिंग ऑफर है, आपके पास है 3 दिन, सोच लो, मम्मी से पूछ लो, पापा से, गर्लफ्रेंड से, जिससे पूछना पूछ लो और फिर बता दो। अब अपन चलते हैं इंसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर कि क्या क्या कंडीशंस होंगी जब उन्हें कह देंगे कि ये ऑफर वैलिड है। ठीक है, अब क्या है, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऑर्डर में बी स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। एक बात का हमेशा ध्यान रखना,
कोई भी ऑफर लीगल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, वरना वो ऑफर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। जैसे कि मान लो, अगर तुम्हारे घर पे पापा ने बोला तुम्हें कि तुम्हारा अगर क्लैट का पेपर निकल गया तो मैं तुम्हें BMW गिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे कोई उनकी लीगल रिलेशंस नहीं है फुलफिल करने की, तो वो अगर मुकर गए ना तो कोर्ट में केस नहीं होगा। तुम ये नहीं कहोगे सर ये ओरल तो होता ही है और पापा पे केस करो, अब कोर्ट सुनेगा ही नहीं, और कोर्ट ट्राइफल मैटर्स को डील ही नहीं करता। और पापा थोड़ी आएंगे वहां पे कि पापा ने बोल दिया था एक बार तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, तो कोई ऐसा सच नहीं है। हाँ, अगर उनके लीगल रिलेशंस मेंटेन करने का है तब अलग बात है। जैसे कई कोचिंग्स में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी यहाँ का टॉपर हुआ तो हम BMW गिफ्ट करेंगे, और उन्होंने कर भी दी। जैसे कोटा की कोचिंग थी IIT की, उन्होंने BMW गिफ्ट की बच्चे को। तो अगर उनका लीगल रिलेशंस मेंटेन करने का इरादा है तो वो जज देखेगा कि है या नहीं है, फिर उसको पता लग जाएगा। चलें मूव करें आगे। आगे अपन पढ़ते हैं कि ऑफर के बारे में और कैटेगरीज। अब ये लालमन शुक्ला का केस है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे, याद नहीं करना केस, पर समझ में आना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग, ऑफर साफ साफ क्लियर होना चाहिए, फालतू का उलझाना नहीं है अगले को। जैसे मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू बाय आइदर लैपटॉप और बाइक फॉर ₹5,000, क्या मतलब कि बाइक की बात करो लैपटॉप की बात करो, दोनों ही तुमने बता दी है, वो होएगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफाई कर दो ना उसको कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, कि सर आई वांट टू डू क्लैट और CUT और MBA, कैन यू प्रोवाइड कोचिंग एट 10,000 और 50,000, समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे घुमा के डबल मीनिंग बात करोगे तो ऑफर नहीं आएगा, ऑफर स्पेसिफिक होना चाहिए। कंफ्यूजिंग होगा तो उसको नहीं मानेंगे। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर, जो भी ऑफर होगा वो आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना है। इसको समझने के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं। लालमन शुक्ला केस में क्या हुआ था, फिर अपने आगे चलेंगे। लालमन शुक्ला वाले केस में क्या हुआ ना, कि एक आदमी है जो मालिक है, ठीक है, उसका कुत्ता खो गया। अब उसका कुत्ता खो गया तो उसने अखबार में ऐड दी कि कोई भी मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाके देगा, मैं उसको 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, उसका जो सर्वेंट था ना, उसको पता नहीं था अखबार में ये सब आ चुका है, और उसको अचानक से कहीं पे वो कुत्ता मिलता है और वो लेके मालिक को दे आता है। अब मालिक को दे दिया और मालिक ने उसको कोई पैसे की बात नहीं की। एक दिन उसको पता लगता है यार मालिक ने तो ऐसे 50,000 रुपये देने थे, और किसी दोस्त ने उसको बताया। अब वो जाता है मालिक के पास कि सर मुझे 50,000 रुपये दो। अब यहाँ पे क्या था कि जब वो कुत्ता ढूंढने लगा, उसको नहीं पता था ना कि 50,000 का रिवार्ड है, तो कोई ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ उसको पता होता कि अगर ये कुत्ता सेठ का खोया हुआ है और मैं दे दूंगा 50,000 रुपये मिलेंगे तो उसको मिलेंगे। लालमन शुक्ला का केस क्लियर हो गया सभी को, करें मूव। चलो, ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर मतलब कि हमारी ऐप है, ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया क्लैट कोचिंग एट ₹1 ओनली। मैंने सिर्फ प्राइस को मेंशन कर रखा है कि सिर्फ ₹1 की है, ठीक है, और मैंने 1 मिनट में अनलिस्ट कर दी वो, या फिर मैं नहीं कर रहा। शाम को कोई आ गया सर ₹1 का था, मैंने देखा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, भाई वो ऑफर नहीं था अभी। हाँ, उसके बाद तुमने एक्सेप्ट कर लेते जब वो एक्टिव था, तब हम बाउंड हो जाते। अभी कुछ नहीं था, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया और वो नहीं किया, और हमने अनपब्लिश कर दिया। अब तुम कहोगे सर वापस ₹1 में दो, कुछ नहीं मिलेगा ₹1 में, ठीक है। और इन्विटेशन टू ऑफर भी चीज समझ लो। अगर एडिडास के शोरूम पे बाहर लगा हुआ है बोर्ड और उस पर लिख रखा है कि बाय 1 गेट 10 फ्री, तुम पहुंच के सर ये मैंने बाय कर ली 1 और 10 फ्री दो, वो इन्विटेशन टू ऑफर था तुम्हें बुलाने के लिए। यहाँ पे कोई वो बाउंड नहीं है, वो मुकर जाएगा उस पर। वहां पे आओगे तुम, उसके बाद तुम बोलोगे कि मैं सर ये खरीदना चाहता हूँ, फिर वो सामने वाला दुकानदार एक्सेप्ट करेगा। वो सब है ना, कई बार लिखा होता है ना दुकान पे, जैसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, कहाँ पे अपने न्यूज स्लाइड में आते हैं, जैसे कि ये वाले ऐसे वो बार लगा हुआ है दुकान के, ठीक है, बाय 1 और गेट 9 फ्री, ठीक है। अब तुम चले गए दुकान पे, हाँ वो दे ही देता है अगर उसने लिखा है, पर वो चाहे तो मुकर सकता है कि कुछ नहीं है, कि ये तो यूं ही था तो मैं लालच के लिए बुलाने के लिए, और कुछ नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। तो बाय 1 गेट 1 फ्री 9 फ्री वाले में वो मुकर गया, तो ऐसे नहीं है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तो बेइज्जती हो जाएगी अपनी। ये क्या है, सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है समझ लो। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है कि आपको बुलाने के लिए हमने ये ऑफर रखा है सिर्फ। अब आप दुकान पे आ गए हो, अब हम आपसे बहस करेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं पे भी शोरूम पे लिखा हो बाय 1 गेट 9 फ्री, कि कहीं पे ऐसे लिख दिया कि बाय 1
गेट 9 फ्री, तो वो चीज क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। उसमें दुकानदार चाहे तो मुकर जाएगा कि कुछ नहीं है भैया, ठीक है, कुछ नहीं दे रहे हम। आप चले गए एडिडास के शोरूम पे, सर एक जैकेट ले ली और 9 जैकेट और निकालो, तो वो नहीं है सही। आया क्लियर? क्यों नहीं सही है कि जब आप जाओगे ना दुकान पे, तो दुकान पे जाने के बाद आपने बोला कि मुझे एक जैकेट पे 10 दे दो, तो आपने ऑफर रखा है वहां पे, अब दुकानदार को लगेगा कि मेरे पास पड़ी है स्टॉक में, या फिर मेरे को सही बेच देनी चाहिए, तो वो एक्सेप्टेंस करेगा, नहीं तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्लियर? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सभी के लिए है, ठीक है। जैसे कि अगर फेयर एंड लवली की एड आ रही है कि ये लगाओ और 10 दिन में गोरे हो जाओ, तो ये क्या चीज है, स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर है, सभी के लिए ना। या तुमको ही बोला था उसने कि रेशमा तुम लगा के देखो और तुम गोरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा, अखबार में ऐड दे दी, तो वो जनरल ऑफर है। और कोई भी अगर लगा रहा है और वो गोरी नहीं हो रही, और उनका केस वगैरह वो उस पर कर सकता है फिर, ठीक है। लेकिन वो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं कि ऐसा करना है वैसे करना है, वो बोल देते हैं तुमने ये नहीं की, तो इससे वो कंपनी बच जाती है। एक कंपनी पे 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा है, उसमें ये था कि आप हमारी क्रीम लगाओ और अगर आपके पिंपल्स आ गए जैसे चेहरे पे, तो हम आपको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देंगे। और उस लड़की के पिंपल्स आ गए, उसने केस कर दिया और कोर्ट ने उसको 1 करोड़ रुपए दिया, ठीक है। कोर्ट ने तो क्या किया, दिलवाया कोर्ट ने। आगे चलते हैं, ऑफर की चीज कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं हमने छोटा सा फटाफट कि विल, ये वाले एग्जांपल्स इसको रीड कर लो, अगर इनमें डाउट होंगे तो हमने डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ, एक बार रीड करो ABCDE, और फिर इनके डिसीजन को पढ़ेंगे अपने और फिर आगे समझेंगे। 1 मिनट लो, इनको रीड करो। जैसे पहला स्टेटमेंट है, हार्वे वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग ए जमैकन प्रॉपर्टी ओन बाय फैसे। हार्वे एक आदमी है जो इंटरेस्टेड है, एक जमैकन प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसका मालिक कौन है, फैसे। ही सेंट फैसे ए टेलीग्राम, उसने टेलीग्राम भेजा स्टेटिंग विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, कि मुझे सबसे सस्ता बताओ। फैसी ने रिपोर्ट किया कि बम्पर होल पेन यूरो 900। हैरे ने रिस्पॉन्ड किया ही वुड एक्सेप्ट यूरो 900 एंड आस्किंग फैसे टू सेंड द टाइटल डीड्स। फैसे देन स्टेटेड ही डिड नॉट वांट टू सेल। हार्वे ने केस कर दिया और ये बोला कि जो टेलीग्राम था वो ऑफर है और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट आया ना, तो उसमें बोला कि टेलीग्राम वाज एन इनविटेशन टू ट्रीट, नॉट ए वैलिड ऑफर, देयरफॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। मतलब कि ये चीज ध्यान से सुनना, ये क्या है, आईफोन है, ठीक है। तुमने पूछा कि सर ये आईफोन कम से कम कितने का बेचोगे, मैंने बोला वैसे तो 50,000 का है, 40 का बेच दूंगा, 40,000 का। तूने बोला ये लो 40,000 रुपये दो। मैंने कहा कुछ नहीं दे रहा मैंने तो मिनिमम कोट की है, तुम्हें थोड़ी बोला 40,000 का बेचने को तैयार हूँ और मैं चाहे 70 का बेचूं, ठीक है। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज में आप ये पूछ रहे हो कि सर कोट द मिनिमम प्राइस और मैंने कोट कर दी, वो ऑफर नहीं है। समझ में आ गया? वो क्या है, सिर्फ इन्विटेशन है। क्लियर है? तो हार्वे ने इस पे कोई केस पुश करके मिलेगा नहीं इसको कुछ भी। एक्सेप्टेंस पे आते हैं अपने अब। When the person to whom an offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ये अपने कर चुके हैं। Acceptance must be absolute and unqualified. Absolute होनी चाहिए, unqualified नहीं होनी चाहिए। Absolute का क्या मीनिंग है कि आप पूरा पूरा एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं है थोड़ा। मैंने बोला कि आप 1000 ट्रक ले लोगे और एट द रेट 500 रुपीज, बोला मैं 999 ट्रक ले लूंगा। एक्सेप्टेंस हमेशा पूरी होगी, जितना ऑफर है डिट्टो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसमें से एक कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। अगर वो हो गया तो एक्सेप्टेंस होगी नहीं। इसेंशियल्स क्या वैलिड एक्सेप्टेंस की, इसको फटाफट रीड करते हैं। Acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be communicated. Acceptance must be in a prescribed or reasonable mode. Acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses. बहुत इंपॉर्टेंट, रीजनेबल टाइम में देना है। मैंने ऑफर रखा, क्या तुम अपनी गाड़ी बेच दोगे? तुम 10 साल बाद कह रहे हो कि हाँ मैं गाड़ी बेचने को तैयार हूँ, ये कोई रीजनेबल चीज थोड़ी है। तुरंत पूछा है तुरंत बताओ, ये कुछ रीजनेबल टाइम 3 दिन 4 दिन ऐसा थोड़ी है, 10 साल बाद बताओगे। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, पहले एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, पहले ऑफर ही आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगी। पहले एक्सेप्टेंस कैसे दे दोगे तुम, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। मैंने ऑफर रखा है पूजा के लिए, अब शीतल आके बोल रही है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अगर आपने कोई ऑफर, मैंने बोला कि ये पेन 1000 का खरीद लोगे, तुमने मना कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद बोला कि हाँ मैं 1000 में लेने को तैयार हूँ, नहीं अब मैं दोबारा ऑफर करूंगा तभी तुम एक्सेप्ट कर पाओगी, वरना कोई ऑफर नहीं है। ऐसा तुम्हारा मन मर्जी थोड़ी चलेगा। चले आगे,
चलो पेज नंबर 9 में अपने पढ़ेंगे, जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब उसमें ये सीखेंगे कैसे अपने को ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करनी है। तो इसके लिए पहले मैं तुमसे बोलूंगा कि सेक्शन 1, 2, 3 इसमें जितने भी टर्म्स हैं ना मैंने समझा दिया मेन। आपको दोबारा घर पे जाके उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में और ऐप पे डाल दूंगा। आप उसको क्लैट वाला जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे उस पर डाउनलोड करके उसके जो पीडीएफ के सेक्शन है उसे डाउनलोड कर लेना। फिर अपने इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस हम और डालते रहें तो आप नीचे कमेंट में लिख दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आप सबको भी फायदा हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।